हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 16 जो कंटिन्यू चल रहा था। उसी का ही सब टॉपिक है सिटीजन चार्टर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीपीएससीएस या फिर यूपीएससी का जीएस 2 से रिलेटेड। तो आज हम इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो यूपीएससी में आए हैं और स्टेट पीसीएस, यानी कि अब यूपी पे फोकस कर रहे हैं हम तो यूपीपीएससी में। तो शुरू करें। सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर ऑल क्या है सिटीजन चार्टर। बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि स्कूल में क्या होता है, बोर्ड एक इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है कि कब एग्ज़ाम होना है, कब रिजल्ट आना है, कब हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। सारी जानकारी दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे उसको देखते हैं और चीज़ें करते हैं। लेकिन और हाँ, और संग में अगर तुम्हें कोई शिकायत भी हो रही है वहाँ पे, मतलब अगर एग्ज़ाम डिले हो रहा है या फिर कोई चीज़ें तुम्हें ठीक नहीं लग रही हैं, तो आप शिकायत भी कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो या अपनी नोटिस बोर्ड में अपना कंप्लेन नोट कर सकते हो या फिर किसी टीचर के पास अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हो। ठीक है? वो तो स्कूल लेवल पे हो गया। और थोड़ा सोचते हैं। जैसे कि सोचो तुम पासपोर्ट ऑफिस गए हो। वहाँ क्या लिखा होता है, मतलब वहाँ लिखा है कि नॉर्मल पासपोर्ट 15 दिन में बनेगा और तुरंत बनवाना है तत्काल पासपोर्ट 3 दिन में, और अगर डिले हुआ तो कंप्लेन करो। है ना? ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब क्या है, यही सिटीजन चार्टर है। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टेट जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो उसकी जानकारी देता है कि वो क्या काम करता है, कितने दिनों में करता है। अगर आपको वो उस समय पे टाइम, जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे अगर काम नहीं हुआ तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हो, जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। बेसिकली यही है सिटीजन चार्टर। ओके। मतलब कि गवर्नमेंट तुमसे प्रॉमिस करती है कि ये सर्विस मिलेगी, इतने टाइम में मिलेगी, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस जगह पे कंप्लेन करो। यही है सिटीजन चार्टर। यहाँ पे मैंने बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है। द सिटीजन चार्टर इज़ अ डॉक्यूमेंट व्हिच represent a systematic effort to focus on the commitment of the organization towards its citizens in respect of standard of services। कैसी सर्विस दे रही है, इंफॉर्मेशन है कि नहीं, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, और ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब हमें शिकायत करने के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड होना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई। इंट्रो में तो इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिन, कि आखिर ये सिटीजन चार्टर वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। कहाँ से आया? यूके से आया 1991 में, बाय जॉन मेजर्स गवर्नमेंट लाई थी। इंडिया में कब आया? इंडिया ने अडॉप्ट किया 1997 में। अ, किस लिए? टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव एंड सिटीजन फ्रेंडली। ओके, ये तो तुम्हारा बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 P's, पब्लिसिटी, पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस। जैसे हम लोगों ने ई गवर्नेंस में स्मार्ट पढ़ क्राइटेरिया पढ़ा था, जो कि सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट नंबर 11 ने सजेस्ट किया था। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 3 P's है, यानी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब कि जनता कितना अवेयर है कि उसको सिटीजन चार्टर जैसा कुछ ऐसा है जो उसका राइट है, जो वो माँग सकता है, जहाँ से उसको सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो लोगों को जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि पब्लिक को सिर्फ सर्विस लेने के लिए मत रखो कि सिर्फ वो सर्विस लेंगे, जो तुमने बना दिया है इसको फॉलो करेंगे, बल्कि सर्विस डिज़ाइन और इम्प्रूवमेंट में भी इंक्लूड करो। कहने का मतलब है कि जैसे ब्लॉक लेवल पे कोई चार्टर तैयार किया गया, तो अब उस लेवल पे वहाँ पे जनता की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप उस लेवल पे जाके चेक करो, लोगों से पूछो, एक सर्वे कराओ,
उसके बाद आप डिसीज़न लो और अपना चार्टर तैयार करो। तो ये है पार्टिसिपेशन, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पब्लिसिटी, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या? परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो अपना प्रॉमिस एक्चुअली फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। मतलब सिर्फ चार्टर बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सर्विस टाइम पे मिल रही है या नहीं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं, कंप्लेन का सॉल्यूशन हो भी रहा है या नहीं, है ना? ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं, ये है। एग्ज़ाम्पल से समझो कि जैसे हॉस्पिटल का ही समझ लेते हैं। हॉस्पिटल के चार्टर में लिखा है कि ओपीडी का जो वेटिंग टाइम है, वो सिर्फ़ आधा घंटा है। लेकिन अगर तुम 2 घंटे वेट कर रहे हो, तो क्या मतलब है? परफ़ॉर्मेंस ख़राब है। लेकिन अगर 2-30 मतलब 20-30 मिनट में डॉक्टर मिल जा रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल की परफ़ॉर्मेंस अपने चार्टर को लेके अच्छी है। दूसरा एग्ज़ाम्पल बताऊँ? जैसे कि राशन कार्ड का जो ऑफ़िस होता है, वहाँ पे लिखा है कि मतलब पता ही रहता है लगभग कि 15 दिन में मिलेगा या फिर 1 महीने की इतनी तारीख को मिलेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अपना चाहते हैं, लाइन में लग जाते हैं और फिर पता चलता है कि राशन मिल ही नहीं रहा है उनको। आज नहीं मिलेगा, दूसरे दिन गए आज भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस किया है कि 1 महीने में मिलेगा या 15 दिन में मिलेगा, उस टाइम पे अगर मिल जा रहा है तो गुड परफॉर्मेंस है। आप समझ आए कि क्या है पब्लिसिटी, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस? सिटीजन चार्टर के लिए ये 3 पीस बहुत-बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं अ, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स चार्टर। क्या है? देखो ये वर्ड्स मैंने याद करने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है कि जैसे कि सरकार कहती है जनता से, वत्स हम तुमको अपनी तरफ से कुछ सुविधाएँ मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें कि क्वालिटी और चॉइस आप सभी जानते हैं और वत्स ये हमने शॉर्ट में मेंशन कर दिया है। क्या है वत्स का मतलब? वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्ड। बाकी क्वालिटी और चॉइस इतना तो तुमको याद ही रहेगा। हुँ? तो क्वालिटी क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस में इम्प्रूवमेंट लाना। कैसे इम्प्रूवमेंट? जैसे सर्विस अच्छी हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें तो रेलवे काउंटर, रेल टिकट काउंटर पर स्टाफ जो है बड़ा रूडली बात ना करे, काम अच्छे ढंग से करे। मतलब ये ना जैसे हम टिकट लेने गए हम मुँह बना रहे हैं या फिर कह रहे हैं अभी नहीं मिलेगा, है ना? वो सर्विस अच्छी होनी चाहिए। बैंक में तो मैंने भी देखा है भाई, बैंक में अगर कोई काम कराने जाओ ना, अगर उनका मन नहीं है, बोल देंगे भैया सर्वर डाउन चल रहा है, आज काम नहीं होगा। और ये सच है और इस पे कोई कंप्लेन करने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पब्लिसिटी नहीं है, मतलब लोग अवेयर नहीं है कि उनके पास ये राइट्स हैं। तो ये हो गया क्वालिटी। चॉइस का मतलब सिटीजन को ऑप्शंस मिले, जैसे कि फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं इंसान, ऑफिस जाके भी भर सकते हैं, जो तुम्हारे टाउन लेवल पे जो सेंटर्स खुले होते हैं, सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ से भी भर सकते हैं। तो ये चॉइसेस हो गई। स्टैंडर्ड की बात करें तो टाइम लिमिट क्लियर हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है कि 7 दिन में मिलेगा तो 7 ही दिन में मिलना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लिखा है कि 3 दिन में मिलेगा या 10 दिन में मिलेगा व्हाटएवर, तो उतने दिन में मिलना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। वैल्यू क्या है? टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट ना हो, जैसे कि 5 लोगों का काम 20 एम्प्लॉय ना करें, एफिशिएंसी हो। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो गलती हुई तो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हो, अगर फाइल डिले हुई तो कौन, क्लर्क जिम्मेदार है या कौन है, इसका क्लैरिटी होनी चाहिए। जिम्मेदारी ले इंसान कि हाँ ये प्रॉब्लम थी इस वजह से लेट हुआ। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो रूल्स क्लियर हो पब्लिक को, जैसे कि वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर ये होंगे तभी आप आ सकते हो। ठीक। इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज क्या आ रहा है? देखो तुमको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है फ्लो चार्ट बना के। अगर टाइम कम है तो, वरना तुम जैसे कि 5 पॉइंट्स हैं इनमें कुछ थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हो एग्ज़ाम्पल के साथ। अगर टाइम कम है तो ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो। समझते हैं। क्या है चैलेंजेस क्या है?
पहला तो ये लीगल पार्ट नहीं है। मतलब जैसे कि आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है कि ये लीगल है। इसमें अगर ऑफिसर की गलती है तो उसे जवाब देना पड़ता है, आप उस पे कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर तोड़ने पे कोई पनिशमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डर नहीं है, पब्लिक सर्वेंट को डर नहीं है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया टाइम से तो मुझ पे सवाल करने वाला कौन है? जनता क्या करेगी मेरा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगी। इसलिए वो आराम से करते हैं। सुना तो होगा ही कि सरकारी काम है भाई, टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं होते। जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत है, ये इसको लीगल राइट मिला ही नहीं है, इस वजह से काम नहीं करते वो लोग। दूसरा, वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि चार्टर मतलब मान लो दिल्ली में बनाया गया कि अब वही वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गांव में तहसीलों में थोप दिए गए कि भाई जो दिल्ली में बने हैं रूल्स वहाँ के लोगों के लिए वही सेम रूल बाकी जगह पे भी। तो ऐसा थोड़े होता है भाई, ग्राउंड रियलिटी मैच ही नहीं करती। भाई दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है ना? और वहीं अगर हम यूपी के एक उधर यूपी के उधर बनारस की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें, पूर्वांचल का एरिया या फिर बुंदेलखंड का एरिया, वहाँ की सिटीज़न्स की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हमारा चार्टर वहाँ के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्टर तैयार करो, तो ये लैक है। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि सिटीज़न चार्टर नाम की भी कोई चीज़ है। पुअर डिज़ाइन है, बस लिख दिया है कि सर्विस टाइम पर दी जाएगी, लेकिन टाइम कितना लग रहा है? कुछ क्लियर नहीं है। हुँ। और फिर ऑफिसर रेजिस्टेंस मतलब ओल्ड माइंडसेट, हम साहेब हैं भैया, पब्लिक हमारी सर्विस मतलब हमारी सेवा करे, सर्विस एटीट्यूड डेवलप ही नहीं होता उनके अंदर कि भाई हम जनता की सेवा के लिए हैं। नौकरी भाई सरकारी नौकरी मिलते ही हाव-भाव मिलना बंद हो जाते हैं उनके। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। फिर अगला क्या है? समझ आ गया ना? ये चैलेंजेस हैं, जो मैंने समझाया है, जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं उनको तुम अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख सकते हो। फिर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स फॉर गवर्नेंस, अब ये क्या बोला है? ये मतलब ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जनता को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, रियल लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड एग्जांपल जैसे आरटीआई एक्ट की बात करें। आरटीआई एक्ट तो पता ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अगर ऑफिसर काम नहीं कर रहा है तो आप आरटीआई डालते हैं और जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो जनता आरटीआई डालती है और जानकारी लेती है। दूसरा हमारे पास क्या है कि वो सीपी ग्राम्स, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पूछ सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। जैसे अगर आपका पेंशन डिले हो रहा है या फिर आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करी है तो वहाँ पे डिले हो रहा है, काम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि हमारे संविधान में नहीं थी, एक एक्ट के थ्रू इनको ऐड किया गया, जो कि स्टेट और सेंटर लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे आप मिनिस्टर से या फिर कह सकते हो पब्लिक सर्वेंट से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर करप्शन का केस है, तो ये जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं ये अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट, मिशन कर्मयोगी। ये क्या है? ये भी गवर्नमेंट की एक पहल है जहाँ पे ऑफिसर्स, ये जो तुम्हारे आईएएस आईपीएस आईएफएस हैं इनके लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सिटीजन फ्रेंडली हो और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनमें सीखें वो, उनकी फील्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना? प्रोफेशनल बने। ये नहीं है कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया है, अधिकारी बन गए हो, तो आप कुछ सीखोगे नहीं। वक़्त की नज़ाकत को देखिए और सीखिए ताकि जनता को आपके उस पद पे रहने का फ़ायदा मिल सके। पब्लिक सर्वेंट आप कहने को ना बने,
रियल में बने। इसलिए सरकार ये लाई थी, मतलब लाई है मिशन कर्मयोगी। फिर एक ये इंस्टीट्यूट मेजर है ई गवर्नेंस, जिसको हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। इसमें डीबीडी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले मिडल मैन खा जाते थे पैसा, लेकिन अब पैसा सीधे जनता के अकाउंट में जाता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है कि अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सेकेंड एआरसी क्या रिकमेंड करती है, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए सिटीजन चार्टर में। हाँ, तो एक बात बतानी है, सेकेंड एआरसी मैं बार-बार बोल रही हूँ, सेकेंड एआरसी ने अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं सुधार लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी जो सेवाएँ हैं उनमें सुधार लाने के लिए। लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, जिनके कुछ मेन पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। इसके लिए मैं अलग से क्लास लाऊँगी, फिलहाल समझ लो 4 कौन-कौन सी हैं। सेकंड सेकंड नंबर की जो रिपोर्ट है वो आरटीआई से रिलेटेड है। चौथे नंबर की एथिक्स से रिलेटेड है। और तुम्हारी 11th नंबर की रिपोर्ट उससे ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ई गवर्नेंस वाली। और 12th नंबर की रिपोर्ट सिटीजन चार्टर से रिलेटेड है। तो उस रिपोर्ट में एआरसी ने रिकमेंड किया है कि क्या-क्या सुधार होने चाहिए ताकि सिटीजन चार्टर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। क्या बोला है इसने? डिसेंट्रलाइज्ड ड्राफ्टिंग, मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुम्हें कि सिटीजन चार्टर दिल्ली से तैयार हुआ और वही हर जगह लागू कर दिया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि अ, गाँव के स्तर तक अ, सिटीजन चार्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए कि ब्लॉक लेवल की सुविधाओं के या रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लॉक लेवल का, तहसील के स्तर पर, जिला के स्तर पर, गांव के स्तर पर, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या जनता क्या चाहती है, तो डिसेंट्रलाइज्ड ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। प्यूनेटिव मेजर्स, यानी कि अगर चार्टर में लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलेगा और ऑफिसर 30 दिन लगा रहे हैं, तो पेनल्टी तो होनी चाहिए, तभी वो डरेंगे और अपना काम टाइम पर करेंगे। हुँ? फिर सोशल ऑडिट, यानी कि भाई ग्राउंड रियलिटी चेक, गांव के लोग ही चेक करें कि सच में सर्विस टाइम पर मिल रही है या नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं नरेगा वाला देती हूँ, जो जिसका नाम अब बदल चुका, नाम बदल दिया इन्होंने। तो उसमें क्या है ना कि एक या फिर ये किसी एनजीओ को ये काम दे दे या फिर किसी को भी, जो कि ये पता करे कि 1 महीने में कितने लोगों का पैसा जो सरकार की तरफ से भेजा गया है लोगों को, इतने दिन का रोज़गार मिलता है, तो कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों ने काम किया है। सोशल ऑडिट, उसी को सोशल ऑडिट कहते हैं, ताकि पता तो चले कि जनता का पैसा जो टैक्स का पैसा सही जगह जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। फिर डेटाबेस और आईटी, इसका तो सबसे आसान सा एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि अमेज़न की ट्रैकिंग, जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं जितने भी हमारे साइट्स हैं, ये मिंत्रा और फ्लिपकार्ट वगैरह, इसमें क्या है कि हम ऑर्डर करते हैं तो फिर वो हमें स्टेप बाय स्टेप सब बताता है कि हमारा ऑर्डर पैक हो गया है, शिप्ड हो गया है, डिस्पैच हो गया है और डिलीवर हो जाएगा या हो गया है। वैसे ही फाइल्स ट्रैक सिस्टम होना चाहिए। पता होना चाहिए कि हमने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। समझ रहे हो? सो दिस इज़ द रिकमेंडेशन, सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन है फॉर इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं, फाइनल कंक्लूजन आने से पहले हम थोड़ा-सा एक चीज़ और बता देते हैं। ये तुमको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना है अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। ये रहा सेवोत्तम मॉडल, द इंडियन स्टैंडर्ड। ये भी सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट ने प्रपोज़ किया है, सजेस्ट किया है, मतलब सर्विस प्लस उत्तम। हमें आप मतलब सरकार को, जनता को उत्तम सर्विस देनी है एज अ मॉडल फॉर सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सिटीजन चार्टर, और मतलब बताया गया है कि किन किन तरीकों से सरकार जनता को एक उत्तम सर्विस दे सकती है, मतलब बेटर स्टैंडर्ड सर्विस दे सकती है। क्या तरीके बताए उन्होंने? सिटीजन चार्टर,
जो कि हम ऑलरेडी अभी पढ़े हैं। सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, ठीक है, किस स्पीड से सर्विस दी जा रही है। और तीसरा सर्विस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि अभी हमने सीपी ग्राम्स पढ़ा था, यहाँ पर पब्लिक अपना कंप्लेन कर सकती है। वही वही सेम चीज़, ये 3 कंपोनेंट्स बताए थे आपको, ऐसे ही फ्लो चार्ट या किसी भी तरह से इसको ऐसे लिख देना है, बना देना है। और क्योंकि अगर इस यूपी स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये ज़रूर मेंशन करना कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या अपनी सुविधाएँ दे रही है। तो यूपी राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2011, ये एग्ज़ाम्पल तुमको लिखना है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी में। और ग्रीवेंस रिड्रेसल में एग्ज़ाम्पल लिख देना है जन सुनवाई समाधान पोर्टल, यूपी का शिकायत पोर्टल कहा जाता है ये, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने कंक्लूज़न में कि अब हमें लास्ट में क्या लाइनें चेपनी है बेटर सी। कंक्लूज़न में हम अक्सर कुछ पॉजिटिव लिखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों को और बेटर कैसे किया जाए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र में, सिटीजन मालिक है और एडमिनिस्ट्रेशन सर्वेंट है। मतलब गवर्नमेंट बॉस नहीं है, पब्लिक बॉस है। आरटीआई और सिटीजन चार्टर जैसे टूल्स से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाता है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट क्या है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का भरोसा कम होना। तो ये भरोसा बढ़ेगा कैसे? जब आरटीआई और सिटीजन चार्टर जैसे एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये ट्रस्ट डेफिसिट के बीच का जो ब्रिज है उसको कम करेंगे, गैप को कम करेंगे। किसके बीच में? स्टेट और पीपल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन और जनता के बीच का। Strengthening these tools would ensure that governance is not just for the people, but truly by the people through accountability. बस इतना सा सिटीजन चार्टर लिखा तो यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन मैंने बताई तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आए। अब बात कर देते हैं हमारे क्वेश्चंस की। अब देखो क्वेश्चंस कितने आसान लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये 2022 में आया। द सिटीजन चार्टर इज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट टू द सिटीजन। लाइन का मतलब समझ आ रहा है? ऑफ कोर्स ये जनता के हाथ में पावर है ना, अगर सिटीजन चार्टर अच्छे से वर्क करता है तो जनता को कोई दिक्कत ही नहीं होगी सरकार से। वो अपनी शिकायत कर सकती है, अगर मतलब अगर सरकार मौका दे रही है तो। वरना अगर वो अपने सारे काम करेंगे, अगर ये चीज़ लीगल हो जाए तो वो सारे काम टाइम से करेंगे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो क्या कह रहे ये जनता के लिए टूल है ना ये। वही चीज़ है कि इन्होंने स्टेटमेंट लिख दिया कि सिटीजन चार्टर इज़ अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट to the citizen. In light of this statement, analyze the challenges in its effective implementation. सबसे पहले क्या करोगे तुम? सिटीजन चार्टर की थोड़ी सी इंट्रो दे दोगे और थोड़ा सा बेसिक जो भी कहाँ से आया है, इंडिया में कब लागू हुआ, ये सब लिख देना है। वो 3 पीस भी लिख देना है, क्योंकि वो चैलेंजेस ही हैं एक तरह से। वो चीज़ें होनी चाहिए लेकिन वो चैलेंजेस बन रही हैं। इतना लिखने के बाद कि ये लिख देना है कि सिटीजन चार्टर एम्पावरमेंट क्यों है सिटीजन के लिए। तो इसमें क्या लिखना है कि तुम्हें जैसे जो फ़ायदे दे रहे हैं ना, जो कि फ़ायदे हो रहे होंगे सिटीजन चार्टर से, वो फ़ायदे लिखने हैं। और उसके बाद फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो लिखने हैं। फ़ायदे क्या है? फ़ायदे मैंने बताया था ना कि वो तुमको बताया था मैंने, वो क्या बोलते हैं, वट्स वट्स बताया था ना कि वैल्यू और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मतलब सिटीजन चार्टर अगर अच्छे से काम करे तो, मतलब अच्छे से काम करे क्या मतलब, क्यों सिटीजन के लिए एम्पावरमेंट का काम करता है? क्योंकि उससे हमें हमें स्टैंडर्ड, चॉइस, इंफॉर्मेशन, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वैल्यू, ये सब बढ़ रहा है। इस वजह से सिटीजन चार्टर इम्पोर्टेंट टूल है सिटीजन के लिए। हुँ? और बस चैलेंजेस लिख देना, और इसमें सेकंड ईआरसी के रिकमेंडेशन लिख देना और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, सिंपल। 2013 में आया था कि सिटीजन चार्टर is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for making the citizen charter more effective. ये तो इजी है ना कि सिटीजन चार्टर एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है,
जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। है ना? मतलब वही मतलब सिटीजन चार्टर अगर लीगल हो गया तो करप्शन नहीं होगा। उसमें डीबीटी वाला मैंने बताया था तुम्हें एग्ज़ाम्पल, वो डीबीटी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। ई-गवर्नेंस भी इसमें तुम कोट कर सकते हो। ई-गवर्नेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, मतलब अगर आपने शिकायत करी है, सीपी ग्राम जो पोर्टल है, अगर आपने वहाँ शिकायत करी है तो वो लोग आपको जवाब ज़रूर देंगे। इस वजह से बोला गया है कि ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, अब तुम्हें बताना है कि ऐसे क्यों है, ठीक? वो लिख दोगे और फिर लिमिटेशंस भी हैं, तो वही चैलेंजेस लिख देना लिमिटेशन में और उसके बाद फिर एआरसी की रिकमेंडेशन लिख देना कि इसको और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, ये तो ईज़ी है, हो जाएगा। उसके बाद यूपीपीएससी में पूछे गए हैं। 21 में पूछा था, बहुत सिंपल सा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, ये हो जाएगा, ईजी है। 19 में पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ आईटी इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। आईटी वही ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ हो सकता है सिटीजन चार्टर को बेटर बनाने में। और 2024 में पिछले साल ही पूछा है, 25 का तो अभी मेंस वो का कोई वो नहीं आया है। पिछले साल पूछा, डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज मेकिंग, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख रहे हो भाई साहब, मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, रिपीटेड है। यूपी में तो इजी ही पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। खेला हो जाता है फिर। चलो मैं ना ये क्वेश्चन नंबर ये 2020 में जो पूछा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें तुम्हें लिखना क्या है। इस क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इंडिया में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को पहले एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे तुम फंक्शन, फंक्शनरीज और फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना? जैसे ये फंक्शंस मतलब कि काम, पंचायत में क्या काम है, और फंक्शनरीज में वो जो गांव के लोग उनको चुनते हैं, फंक्शनरीज। और जैसे कि वो होते हैं ना वार्ड मेंबर, वो फंक्शनरीज और प्रधान वगैरह। फंड, जो फंड एलोकेट होता है, जो फिनांस कमीशन एलोकेट करता है, स्टेट वाला और सेंटर वाला दोनों, तो वो फंड हो गए। तीनों काम हो गए। लेकिन अब सिर्फ रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है, अब फोकस है एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी फंक्शनैलिटीज़ पर, ये लिखना है। तीनों को डिस्क्राइब कर दो कि ये चीज़ें हैं। अब बाद में लिखना है, एग्जाम्पल देना है कि इनिशियली एग्जाम्पल में लिखना है कि इनिशियली स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड्स। मतलब कि इनिशियली क्या होता था कि इस हम किस पे फोकस करते थे, इन तीनों पे, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स। लेकिन बट कंटेम्प्रेरी जो आज की गवर्नेंस है वो एम्फसाइज कर रही है, मतलब जोर दे रही है फंक्शनैलिटी पे, दैट इज एक्चुअल सर्विस डिलीवरी एंड आउटकम्स। इस तरह से तुमको अपना इंट्रो लिख देना है। उसके बाद थ्री, मतलब स्टार्टिंग में ये भी जो मैंने इंट्रो बताया ना कि इनिशियली स्ट्रेंथनिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस फोकस्ड ऑन डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज ऑफ फंड्स, but contemporary governance emphasize function